स्टूडेंट्स, तो देखिए फिर से वही कहानी। लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर में बात की थी किसके बारे में, हाँ एक तो मिक्स हम लोगों ने सीखा था कि परसेंट यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं और परसेंट प्योरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था। आओ सबसे पहले तो उसकी कहानी खत्म करें। देखिए आपके पास क्वेश्चन था कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ 90% प्योर Na2SO4 कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम 250 ग्राम ऑफ 95% प्योर NaCl। ठीक, यहाँ रिएक्शंस भी आपको खुद ही लिखनी थी, सोचना भी सब कुछ खुद ही था। देखें NaCl को आपको Na2SO4 में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या किया होगा, NaCl की रिएक्शन मान लो मैंने करवा दी K2SO4 से, तो उससे क्या होगा, Cl माइनस को SO4 में रिप्लेस कर लेंगे, मतलब आपकी रिएक्शन बन जाएगी Na2SO4 प्लस KCl। कुछ लोग इसको H2SO4 से रिएक्ट करवा के भी कर सकते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन चीज इसका कोएफिशिएंट 2 बनेगा और इसका 1 आएगा, वो फिक्स्ड है। सही है, चलिए अब आपको ये बताना है इसका 90% प्योर, मतलब ये जो भी बनेगा उसका मास नहीं बताना है, इसका जो इम्प्योर सैंपल रहा होगा उसका मास बताना है। थोड़ा देखना है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी समझ में आएगा। और आपको NaCl दिया हुआ है 250 ग्राम्स ऑफ 95% प्योर NaCl। थोड़ी कैलकुलेशन इसकी अजीब सी होगी, लेकिन आप सबसे पहला काम क्या करो, आप यहां से मास ऑफ प्योर NaCl निकाल लो। तो देखो मास ऑफ प्योर NaCl क्या आएगा, जो सैंपल है 250 ग्राम उसका 95%, जीरो से गया जीरो, सही ना। देखें आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, 5 2 10 और 5 5 25, 475/2। ठीक है, इतना ग्राम आपके पास NaCl है। उसको जरा सॉल्व मत करो, यहीं पे रख लो। अब आप यहां पर आए इस रिएक्शन पर, देखें इस रिएक्शन में NaCl कितना काम में आ रहा है, तो 2 × 58.5 यानी ये हो गया 117 ग्राम होगा। और इससे Na2SO4 कितना बन रहा है, देखो SO4 होता है 96, 23 × 2 46, 96 + 46 बन गया 142। तो इसके 117 ग्राम से ये 142 ग्राम बनना चाहिए था। बताओ इसके 1 ग्राम से Na2SO4 कितना बनेगा, 142/117। सही है, तो आपके पास कितना NaCl है, आपके पास NaCl है इतना, तो बताओ इतने से कितना बनेगा, 142/117 × 475 /2। सही है, ये आ गया मास ऑफ Na2SO4 जो कि इतने NaCl से बनना चाहिए। अब देखो वापस से आता हूं कंसेप्ट पर, क्या कह रहा है ये, कि आपके पास ये एक इम्प्योर सैंपल था 250 ग्राम, उसमें प्योर NaCl कितना था 95%, तो मैंने प्योर NaCl का मास निकाल लिया। ठीक, अब मैंने पता किया कि इतने प्योर NaCl से कितना Na2SO4 बनना चाहिए, वो आ गया। लेकिन अब ये जो Na2SO4 बना, ये Na2SO4 किसी सैंपल का कितना परसेंट होगा, 90% होगा। तो आप देखें यहां से आप x के लिए निकाल सकते हैं कितना, 142/117 × 475/2 एंड डिवाइडेड बाय 0.9। हाँ ये कैलकुलेशन है इसकी, इसको आप सॉल्व कर लें और आप इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मान लो आपकी सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था इसके ऊपर। अगर आपने कर लिया है तो परसेंटेज परसेंट प्योरिटी क्लियर है, नहीं किया है समझ लिया ना, दोबारा ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन 2 बार 3 बार, जब तक आप वो करना पड़े, तो आप खुद से समझ के नहीं कर पाओ तब तक इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जिनकी लैंग्वेज अगर आपको आज क्लियर नहीं है तो आगे आपको ये परेशान कर सकते हैं। सही ना, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और स्टार्ट करते हैं विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मिक्सचर एनालिसिस। देखिए नाम से पता लग रहा है यहां पर आपको एक मिक्सचर को एनालाइज करना होगा, मतलब आपके पास एक मिक्सचर के बारे में कहानी सुनाई जाएगी, ये उड़ा दो, उसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एक कहानी सुनाएगा, उस कहानी से आपको उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स का मास या मोल्स कैलकुलेट करना पड़ सकता है और उसके रिगार्डिंग कैलकुलेशंस करनी पड़ सकती है। लेकिन ये सब सीखने से पहले आपको कुछ कॉमन चीज़ें सीखनी होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ रिएक्शंस, जिसमें कुछ आपको आती हैं और कुछ आपको आगे जाके ध्यान रखनी है। देखिए ये तो हम सभी जानते हैं कि एल्कली मेटल्स क्या होती है,
हाँ वेरी गुड, एल्कली मेटल्स कौन सी होती हैं? लिथियम, सोडियम, है ना, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो इनके बारे में एक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूं, ध्यान रखना। सी ऑल एल्कली मेटल कार्बोनेट्स आर थर्मली स्टेबल। थर्मली स्टेबल का मतलब क्या है? ये हीट करने पर डीकंपोज नहीं होते हैं, एंड डू नॉट डीकंपोज ऑन हीटिंग, ठीक, एक्सेप्ट Li2CO3। ये चीज हम आगे चल के इनऑर्गेनिक के अंदर सीखेंगे। अगर आप लिथियम कार्बोनेट को छोड़ दो तो बाकी सारे कार्बोनेट क्या होते हैं? थर्मली स्टेबल होते हैं। मतलब Li2CO3 सॉलिड को अगर आप हीट करें तो ये हीट करने पर टूटता है इनटू Li2O सॉलिड प्लस CO2 गैस। उसके अलावा बाकी जितने भी मेटल कार्बोनेट्स हैं, लाइक M2CO3 कॉमन फॉर्म लिख रहा हूं, M सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, रुबिडियम, सीजियम कुछ भी हो सकता है। इनको आप हीट करो, आपको हीट करने पर कुछ भी नहीं मिलेगा। सोडियम कार्बोनेट को आप कितना भी हीट कर लो वो पिघल जाएगा वो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, लेकिन वो डीकंपोज नहीं होता है। वहीं पे आप देखें जो आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, तो जो बेरिलियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सभी हीट होने पर डीकंपोज होते हैं। ये बनाएगा BeO सॉलिड प्लस CO2 गैस, ये बनाएगा MgO सॉलिड प्लस CO2 गैस, और ये बनाएगा CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ठीक, तो ये इनके डीकंपोजिशन की रिएक्शन है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, तो अपन पढ़ते आ रहे हैं तो आपको याद होगी, है ना। इसी तरह अच्छा, इसके बाद के जो होते हैं वो थर्मली स्टेबल होते हैं, स्ट्रॉन्शियम हो गया, ये सब, तो हम इन तीनों की ही बात करते हैं। तीसरा, अगर आप किसी भी बाइकार्बोनेट को हीट करो, किसी भी एल्कली मेटल ले लो चाहे एल्कलाइन अर्थ मेटल ले लो, अगर आप बाइकार्बोनेट्स को हीट कर रहे हो, जैसे एक रिएक्शन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, NaCO3 सॉलिड, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? उसका कार्बोनेट विच इज Na2CO3 सॉलिड, साथ में H2O गैस और CO2 गैस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे आप जरूर ध्यान रखें, ये आपको याद रहे। कुछ लोग इसमें गलती करते हैं, वो Na2O प्लस CO2 प्लस H2 सब निकाल देते हैं। नहीं, बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? मेटल कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2, ठीक है। ऐसा आप कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करो, CaCO3 होल ट्वाइस, ठीक, तो यहां पे आपको क्या मिलता है? पहले CaCO3 मिलेगा, वो CaCO3 फिर से क्या होगा? डीकंपोज, तो CaO प्लस H2O प्लस CO2 आपका फॉर्म हो जाएगा। क्या ये रिएक्शन इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, तो ये एटलीस्ट इतने रिएक्शन तो आपको ध्यान रखनी है। ठीक, दूसरा, मिक्सचर एनालिसिस के अंदर जब आप प्रॉब्लम्स के साथ डील करोगे तो आपको एक और इंफॉर्मेशन मिलेगी, दैट इज लॉस इन मास। ये लॉस इन मास वाला टर्म मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं। कंसेप्ट क्या है कि एनी लॉस इन मास during a reaction is basically due to evolution of gases। ये आप हमेशा ध्यान रखें। अगर आपसे कोई कहता है कि एक मिक्सचर था, उसको हीट करने पर 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम लॉस इन मास हुआ, तो जो लॉस इन मास होता है वो होगा इन गैसेस की वजह से। होता क्या है, हम एक मिक्सचर को कंटेनर में लेंगे, ठीक, मान लो मैंने नीचे एक वेइंग स्केल रखा हुआ है जो भी रीडिंग बता रहा है 10 ग्राम। मैंने NaCO3 सॉलिड को इस कंटेनर में हीट करना शुरू किया, तो देखो ये डीकंपोज होकर क्या बनाएगा? Na2CO3 सॉलिड प्लस साथ में क्या बनाएगा? H2O गैस, और साथ में क्या बनाएगा? CO2 गैस। सही है क्या? अब देखो ये तो है सॉलिड को तो उड़ना आता ही नहीं है, लेकिन दोनों गैसेस को उड़ना आता है ना, तो ये गैसेस उड़ेंगी, और उड़कर देखें ये जो H2O है ये इसके पंख हो गए, और ये जो CO2 हो गई ये इसके भी पंख हो गए, और ये दोनों गैसेस क्या होंगी? उड़ेंगी और उड़ के कहां पहुंच जाएंगी? बाहर। तो बताओ
हाँ, क्या आपको यहाँ पर मास में कमी दिखाई देगी? रीडिंग लगातार क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। बताओ कब तक? हाँ, जब तक सारी गैस क्या नहीं होगी, ये बाहर निकल। तो देखो, इसी को एक और लैंग्वेज में बोल सकता है, या तो ऐसा लॉस इन मास बोल देगा, या ऐसा बोलेगा कि मिक्सचर इज हीटेड, दिस मिक्सचर इज हीटेड टू कांस्टेंट मास। यानी मिक्सचर को तब तक हीट करते रहे जब तक उसका मास कांस्टेंट नहीं हो गया। इसका मतलब कब तक हीट करते रहे? जब तक सारी की सारी गैस क्या नहीं हो गई है, फ्री नहीं हो गई है। आप सोचो, मान लो इस गैस का मास था टोटल मिलाकर 4 ग्राम, तो जब इसकी रीडिंग आ जाएगी 6 ग्राम और 6 ग्राम फिक्स हो गई, उसका मतलब क्या हुआ? अब कोई और गैस बाहर नहीं निकल रही है। जितनी गैस बाहर निकलनी थी सारी बाहर निकल चुकी है, 4 ग्राम। अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बचा है? सॉलिड। समझते हो? तो इन गैसेस की वजह से तो क्या होगा? लॉस इन मास। दूसरा, गैसेस के उड़ने के बाद, रिएक्शन खत्म होने के बाद जो भी सॉलिड यहां बच गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिड्यू। क्या बोलते हैं? रेसिड्यू। तो एक और टर्म है जो आपको यहां पर काम में लेना होता है, दैट इज कॉल्ड रेसिड्यू या फिर रेजिड्यू, आप जो भी इसको बोलना चाहें, प्रोनाउंसिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज व्हाट रेजिड्यू इज, एनी सॉलिड लेफ्ट आफ्टर डीकंपोजिशन। तो डीकंपोजिशन के बाद जो भी कोई सॉलिड बचेगा उसी सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिड्यू बोलते हैं। तो ध्यान दें, कई बार आपको रिएक्शंस के अंदर रेसिड्यू पहचानना होता है। जैसे मैं ये डायग्राम उड़ा दूं, इसकी जरूरत तो है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप और लगा के ये भी लिख देना, मिक्सचर इज हीटेड टू कांस्टेंट मास। अब आप देखें, रेसिड्यू पहचानते हैं। रेसिड्यू, मान लो मैंने CaCO3 को हीट किया अकेले, तो CaCO3 को हीट करूंगा तो बताओ मुझे क्या क्या मिलेगा? CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। सही है। तो अभी ये मेरा रेसिड्यू है, क्योंकि ये तो गैस है, ये पूरा इसमें कन्वर्ट हो चुका होगा। लेकिन अगर मैं CaCO3 के साथ Na2CO3 को मिक्स कर दूं और अब मुझसे कोई रेसिड्यू पूछे, तो देखें CaCO3 तो हीट होने पर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन भाई साहब ये जो Na2CO3 ना, ये एज इट इज यहां पहुंचेगा, क्योंकि आप अभी थोड़ी देर पहले ऊपर देख चुके हो कि Na2CO3 हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होता है। अब इस केस में ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? रेसिड्यू बनाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि रेसिड्यू प्रोडक्ट ही हो रिएक्टेंट से जो बना, नहीं। अगर कोई सॉलिड रिएक्टेंट बच गया है तो वो भी किसके अंदर काउंट होता है? रेसिड्यू के अंदर काउंट होता है। समझ रहे हैं ना इस बात को? चलिए, तो ये थे छोटे मोटे कंसेप्ट, कुछ चीजें, कुछ बातें जो आपको मिक्सचर एनालिसिस के क्वेश्चंस से डील करने से पहले पता होनी चाहिए। अब स्पेशल कोई थ्योरी नहीं है, वही स्टोइकियोमेट्री आपको यूज करनी है। कैसे करनी है उसके लिए मैं क्वेश्चंस करने होंगे, और उसके लिए पहले आपको इसको कॉपी करके मुझे जगह प्रोवाइड करवानी होगी। कॉपी करें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ, और जो मैंने आपको सिखाया उनको हम क्वेश्चंस के थ्रू ही ठीक है समझ सकते हैं। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझे, बहुत आसान होते हैं। पता नहीं क्यों बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिक्सचर एनालिसिस के क्वेश्चन के अंदर दिक्कत आती है, लेकिन आपको नहीं आएगी। बहुत ध्यान से अगर आप सीखेंगे तो ये दिमाग खाली कर दो, जो भी आप सपने देख रहे हो हटा दो और फोकस करें इस बोर्ड के ऊपर। क्या कह रहा है? 10 ग्राम सैंपल है MgCO3 का और Na2CO3 का। ठीक है जी, तो मेरे पास एक मिक्सचर हो गया जिसमें दो चीजें हैं, एक MgCO3 है और दूसरा Na2CO3 है। तो देखो, इन दोनों का मिलाकर कितना है? 10 ग्राम्स। इसको हीट किया और हीट करने पर जो CO2 मिली उसका वॉल्यूम आपको पता है। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ CO2 आपको दिया हुआ है 2.436 लीटर एट 1 atm एंड 300 केल्विन। ये चीज मैंने आपको याद रखने को कही थी जब हम बेसिक मूल सीख रहे थे, ठीक है। फिर भी आप यहां से PV इक्वल टू nRT लगाकर इस गैस के मोल्स निकाल लो, इतना काम आप कर लोगे, ये 0.1 मोल आएगा, है ना। P की वैल्यू 1, वॉल्यूम दिया हुआ है, R की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर है 300। तो 0.0821 इंटू 300 होता है 24.63। ये 36 नहीं होगा, ये 63 होगा, चेंज कर लेना इसको, ठीक है। ये भी 63 ही लिखे हम। तो डिवाइड करोगे 0.1 मोल आपको CO2 मिल जाएगी, ठीक है। अब आपको मिक्सचर का कॉम्पोजिशन बताना। तो देखो, बेसिकली आपको देखना है कि इस मिक्सचर से टोटल CO2 कितनी मिलेगी, और उसी के हिसाब से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो अगर आप ध्यान दें, Na2CO3 बताओ ये हीट होने पर क्या बनाएगा? कुछ नहीं, इसका डीकम्पोजिशन नहीं होगा। इसका मतलब जो भी CO2 यहां बन रही है वो सिर्फ और सिर्फ किससे बन रही होगी? MgCO3 से बन रही होगी, है ना।
तो बस लिखें रिएक्शन MgCO3 सॉलिड, बताओ हीट करने पर क्या बनाएगा, MgO सॉलिड प्लस CO2 गैस बनाएगा। बताओ CO2 आपको कितनी मिली, 0.1 मोल मिली। स्टोइकियोमेट्री शक्ल देखें, बताओ इसका 0.1 मोल बनाने के लिए ये भी कितना चाहिए होगा, 0.1 मोल। और अगर आप 0.1 मोल MgCO3 का मास निकालो तो इनटू उसका मोलर मास, दैट वुड बी 8.4 ग्राम MgCO3। तो देखें 10 ग्राम के मिक्सचर में MgCO3 है 8.4 ग्राम, यानी बाकी का जो 1.6 ग्राम होगा वह Na2CO3 होगा। अब अगर आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है, बताओ परसेंटेज ऑफ MgCO3 बाय मास, ठीक है ना, हम बाय मास निकालेंगे यहां पर। तो देखो मास ऑफ MgCO3 8.4 अपॉन मास ऑफ सैंपल 10 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 84%। अब अगर ये 84% है तो ये 16% होगा ही होगा। आसान है ना। हाँ, अब कहानी बदलती जाएगी, कंसेप्ट आपका सेम रहेगा। तो आपको उस कहानी को एनालाइज करना है, जो दिया है और जो पूछा उनको बहुत अच्छे से रिलेट करना है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपके लिए एक क्वेश्चन आएगा, है ना। ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, उससे थोड़ा सा और इसका लेवल बढ़ा लिया हमने क्वेश्चन का और लैंग्वेज को बदल दिया है। ध्यान से देखें, डिटरमाइन द कॉम्पोजिशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। वेट ऑफ मिक्सचर टेकन, यानी आपके पास एक 2 ग्राम का मिक्सचर है। इस मिक्सचर में एक तो है Na2CO3 और एक है NaHCO3। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। इसमें छोटी सी मिस्टेक है जो जनरली सभी लोग करते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि आप वो मिस्टेक करोगे या फिर नहीं करोगे। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं। देखें कंसेप्ट क्या है, मिक्सचर का मास दिया है, लॉस इन वेट। लॉस इन वेट मतलब जितनी भी गैसेस बनेगी उन सब का मास 0.11 ग्राम होगा, क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूं कि किसी भी रिएक्शन में जो लॉस इन मास होगा वो गैसेस की वजह से ही होता है। तो बताओ हीट करने पर इन भाई साहब पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा इनका, तो है ना। हीट होने पर किस पे फर्क पड़ेगा, NaHCO3 पे। तो ध्यान दें, अगर मैं NaHCO3 को हीट करूं तो आप रिएक्शन कंप्लीट करो। हाँ, बोलना शुरू करें, वेरी गुड। Na2CO3 सॉलिड, बहुत बढ़िया, प्लस प्लस H2O गैस प्लस CO2 गैस। अब पता नहीं क्यों सब लोग सब कुछ जानते हुए भी यहाँ सिर्फ CO2 को ही काउंट करते हैं। क्या आपने भी ऐसा किया है? अगर किया है तो आज के बाद मत करना, ये भी तो गैस ही है, अलग अलग हो गई क्या, है ना। अब बेसिकली क्या है कि ये जो टोटल गैसेस बनी, इन गैसेस का मास मिलाकर 0.11 ग्राम आना चाहिए। हाँ जी, कितना आना चाहिए, 0.11 ग्राम। तो अब अपना क्वेश्चन शुरू होता है। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इस मिक्सचर के अंदर NaHCO3 x ग्राम है, सही है। फिर इस रिएक्शन की शक्ल देखो, इसके 2 इंटू इसका मोलर मास आता है 84 ग्राम से। बताओ H2O कितना बनेगा, 18 ग्राम। अब आप चाहो तो इन दोनों का अलग अलग मास निकाल सकते हो, या फिर हम चाहें तो दोनों का एक साथ निकाल सकते हैं। 18 ग्राम इसका बनेगा प्लस 44 ग्राम इसका बनेगा, यानी 62 ग्राम टोटल गैसेस का मास बनेगा। और जो लॉस इन मास होगा वो गैसेस की वजह से होगा। अब हो चुका है अपना क्वेश्चन सॉल्व। देखें 2 इंटू 84 ग्राम से 62 ग्राम गैसेस बनती हैं टोटल। तो बताओ 1 ग्राम से कितनी बनेगी, 62 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 84। तो आपके पास कितना है इसका x ग्राम। तो बताओ x ग्राम से कितनी बननी चाहिए, इंटू x, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0.11। सही है। यहां से आप x के लिए निकाल लो तो कितना बनेगा, 0.11 इंटू 2 इंटू 84 अपॉन 62, ये 30 बन गया। तो x के लिए आ गई 0.11 इंटू 84 बाय 31। तो आपको अब सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो 31 3 जा तो 9 के आसपास चला गया, 2 62 2.0, तो ये आ जाएगा 7 के पास, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3। ठीक, तो 2.70 यानी 2.7 के आसपास आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 297, 0.297, यानी इसको आप अप्रोक्सीमेटली 0.3 ग्राम NaHCO3 लिख सकते हो।
चलिए जी, हो चुका है अपना क्वेश्चन सॉल्व। 2 ग्राम मिक्सचर में, हाँ जी 2 ग्राम मिक्सचर में ये भाई साहब है 0.3 ग्राम्स। तो बताओ ये कितना होगा, 1.7 ग्राम। अगर आपको परसेंटेज ऑफ NaHCO3 निकालना है तो वो कितना होगा, इसका मास अपॉन मिक्सचर का मास इंटू 100। सही है, तो कितना बन जाएगा, देखो 30/2 15%। ये अगर 15% है तो आपका Na2CO3 कितना होगा, 85% होगा। कर सकते हैं ना। तो इस चीज में इंपॉर्टेंट ये था कि आप H2O को काउंट नहीं करते हो, यहाँ H2O भी गैस होता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इस रिएक्शन में फिजिकल स्टेट्स याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको लिक्विड ले लोगे, पक्का है। लेकिन क्योंकि इसका टेम्परेचर, जो डीकम्पोजिशन टेम्परेचर होता है ना, वो 100 से ज्यादा ही होता है हमेशा, तो जो भी गैस H2O बनेगा वो भी कौन सी फॉर्म में बनेगा, गैस फॉर्म में बनेगा। कर सकते हैं, चलिए कर सकते हैं। तो एक तो आप इसे कॉपी करें, और मेरे पास जो अगला प्रश्न है वो आपके लिए है। लेट्स सी आप इसको सही सॉल्व कर पाते या फिर नहीं। चलिए तो डिस्कस करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को। आई होप आपने क्वेश्चन ठीक से सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन क्योंकि मेरे पास आंसर नहीं है, और वैसे भी तो क्लास लिस्टेशन है तो डिस्कस तो हमें करना ही करना है ना। बाकी आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन तो है ही आपकी डीपीपी के अंदर। देखिए क्या कह रहा है, 92 ग्राम मिक्सचर है CaCO3 का और MgCO3 का। ठीक है जी, तो CaCO3 सॉलिड और MgCO3 सॉलिड, इन दोनों का एक मिक्सचर बनाया गया है 92 ग्राम्स। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, हीटेड स्ट्रांगली। तो देखिए आपने देखा है कि हीट करने पर तो दोनों ही डिकम्पोज होंगे। तो अब मान लो कि इसका मास है x ग्राम, तो इसका मास कितना होगा, 92 माइनस x होगा ना। मिलावट, हमारी चौक में मिलावट, क्ले के अंदर पत्थर। चलिए खैर ये डीकम्पोज होगा, तो डीकम्पोज होकर क्या बनाएगा, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। सेम इसी तरह ये हीट होने पर क्या बनाएगा, बताओ, MgO सॉलिड प्लस CO2 गैस। अब देखो उसने क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलती है। उसने क्या बोला है कि जो रेसिड्यू बच गया आफ्टर कंप्लीट डीकम्पोजिशन ऑफ द कार्बोनेट्स, दोनों पूरे पूरे टूट गए, उसके बाद जो रेसिड्यू बचा, तो बताओ इस रेसिड्यू में कौन कौन काउंट होगा, CaO प्लस MgO। हाँ, और इन दोनों का मास मिलाकर है 48 ग्राम। बस, तो दया को जानते हो, CID वाला दया। हाँ, हमें रास्ता मिल चुका है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें पता करना है कि इससे कितना CO बनेगा। तो देखो इस रिएक्शन की शक्ल ये चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि अगर आप CaCO3 का 100 ग्राम यूज करो तो आपको इसका 56 ग्राम मिलेगा, है ना। अब देखें, आप बड़े हो चुके हैं, मतलब आप बहुत अच्छे से स्टोइकियोमेट्री यूज करना सीख चुके हैं। तो मैं आपको और छोटी ट्रिक सिखाता हूँ। अब आप ऐसे हिसाब ना लगाएं। अब क्या करना है, इससे ही बनाना है ना, इससे ये बनाना है। ध्यान देना, जो बनाना है उसका मोलर मास अपॉन जिससे बनाना है उसका मोलर मास इनटू इसका मास कितना हो गया, 92 माइनस x। अब आप बन जाओ एक्सप्रेस। क्या किया मैंने, आप सारे क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व करेंगे टीपीपी के अंदर भी। क्या ये बनाना है ना, ये बनाना है, किससे बनाना है, इससे बनाना है। इसका मास अपॉन जिससे बनाना है उसका मास, मोलर मास इनटू गिवन मास। मोल्स में भी खेल सकते हो, इसके मोल्स मतलब इसका कोएफिशिएंट अपॉन इसका कोएफिशिएंट इनटू इसके एक्चुअल मोल्स। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो जैसे ये बताओ, इसका मोलर मास कितना होता है MgCO3 का 84 ग्राम, इसका कितना आएगा 40 ग्राम। ये बनाना है ना आपको इससे, तो इसका मास मोलर मास अपॉन उसका मोलर मास इनटू उसका मास x। आ गए, ये दोनों मिलाकर 48 होने चाहिए। तो रखो वैल्यूज, 56 अपॉन 100 इंटू 92 माइनस x प्लस 40 अपॉन 84 इंटू x शुड बी इक्वल टू 48। यहां से आप x के लिए सॉल्व कर लें, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई, आपको दोनों कंपोनेंट का मास पता लग जाएगा। कर सकते हैं, आसान था ना। चलिए तो इसी बात पे एक और क्वेश्चन आपके सामने, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ट्राई करें, फिर हम इसे भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, 64 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ NaCl और KCl है, जिसको आपने ट्रीट किया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, एंड द टोटल मास ऑफ मेटल सल्फेट्स ऑब्टेन्ड वाज फाउंड टू बी 76 ग्राम्स। ठीक है, आपको KCl और NaCl का मास परसेंट निकालना है। तो आप देखें इन दोनों रिएक्शन में मान लो x ग्राम तो काम में आ रहा है KCl,
तो जो बचा वो क्या हो जाएगा 64 माइनस एक्स ग्राम आपका, सॉरी उल्टा बोल दिया, एक्स ग्राम NaCl और 64 माइनस एक्स ग्राम क्या हो जाएगा आपका KCl। अब आप देखो इससे कितना Na2SO4 मिलेगा, तो वही मास वाला मेथड लगा लो, 2 इंटू इसका हो गया 58.5, तो 58.5 हो गया 117, ठीक है। तो 117 ग्राम से ये मिलेगा आपको 96 प्लस 46 142 ग्राम, ठीक। तो देखो इसका मास 142 अपन इसका टोटल मास कितना काम में आ रहा है 117 इंटू एक्स, इतना ग्राम Na2SO4 तो यहां से मिला, सही है ना। दूसरा यहां आप देखो KCl होता है 74.5 इंटू 2 कर दो 149, तो इसका मास निकालो 39 इंटू 2 78 प्लस 96 174। तो देखो ये 174 अपॉन वो कितना काम में आ रहा है 149 इंटू 64 माइनस एक्स। क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों सल्फेट का मास मिलाकर यानी 142 अपॉन 117x प्लस 174 अपॉन 149 इंटू 64 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 76 ग्राम्स आनी चाहिए। बस यहां से आप x किलो निकाल सकते हो और x किलो निकालकर आप इन दोनों का क्या कर सकते हो मास परसेंट कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो कर सकते हैं ना। तो ये था आपके पास सिंपल सा टॉपिक, ऑल्दो ये लगता नहीं है सिंपल स्टूडेंट्स को क्योंकि लैंग्वेज और थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। पता नहीं ऐसी क्या दिक्कत है कि मैथ्स में अगर कैलकुलेशन है तो लोग बड़े जोश से करते हैं, लेकिन जैसे ही केमिस्ट्री में से कैलकुलेशन आती है जोश सारा ठंडा हो जाता है। पता नहीं क्यों ठंडा हो जाता है? लोग चाहते हैं केमिस्ट्री में एक ही लाइन में आंसर आ जाए। तो देखें आप इनिशियल स्टेज पर हैं, इस चीज़ को बिल्कुल हटा दें। केमिस्ट्री में भी आपको 5 से 6 से 7 से 8 लाइन की कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है जहां ज़रूरत हो, हर क्वेश्चन में नहीं करनी पड़ती। 50 में से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको काम करना पड़ेगा, तो करने से शर्माए ना और धड़ाधड़ से कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। सही है। चलिए मिक्सचर एनालिसिस सीखने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं आगे और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल सीखने जा रहे हैं। हाँ जी, ये टॉपिक नहीं है, ये एक टूल है जो आपको कई जगह पर हेल्प कर सकता है। द नेम ऑफ द टूल इज POAC। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा और नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आज सुन लो। POAC स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ये एक इतना पावरफुल टूल है कि ये 10 लाइन के क्वेश्चन को 1 लाइन में बदल देता है। हाँ, अगर सही जगह अप्लाई किया जाए। अगर आपने इसको गलत जगह अप्लाई कर दिया तो ये 1 लाइन के क्वेश्चन को 10 लाइन में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो इसको कहाँ अप्लाई करना है कहाँ नहीं करना है उसके लिए कोई ट्रिक या वो नहीं है। आपको कॉमन सेंस से धीरे धीरे आप क्वेश्चंस करना शुरू करोगे तो उसके बेसिस पर आप ये पता कर पाओगे कि कहाँ आपको POAC यूज करनी चाहिए और कहाँ आपको POAC यूज नहीं करनी चाहिए। बोले बात समझ में आती है आपको। चलिए तो देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन क्या कहता है। नाम से पता लग रहा है, देखो हम जब भी किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, जैसे मान लो ये मेरी रिएक्शन है C5H12, इसको मैंने O2 के साथ जलाया तो बताओ ये क्या बनाएगा। हाँ वेरी गुड, ये बनाएगा CO2 प्लस H2O। सही है ना। अब जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करते हो दोनों तरफ से, तो बताओ बैलेंस करते टाइम आपके दिमाग में क्या चीज चल रही होती है। हाँ, हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है कि जितने कार्बन एटम्स इस तरफ उतने ही कार्बन एटम्स इस तरफ, ऐसे बैलेंस करते हो ना। जितने हाइड्रोजन एटम्स इस तरफ उतने ही हाइड्रोजन एटम्स इस तरफ भी होंगे। सिमिलरली जितने ऑक्सीजन इधर 16 उतने ही ऑक्सीजन यहां पर भी होने चाहिए। क्या आप ऐसे ही बैलेंस करते हो? बिल्कुल, दुनिया के सभी लोग ऐसे ही रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो आप ध्यान से देखें, इसका मतलब आपने ये बोला है कि एक रिएक्शन के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कंजर्व्ड है। मतलब जितने एटम्स से आपने शुरू किया था उतने ही एटम्स आपको कहां मिलने चाहिए, बाद में भी मिलने चाहिए। तभी तो आप कह रहे हो कि जितने एटम्स इधर उतने ही कार्बन एटम्स इधर, जितने हाइड्रोजन इधर उतने ही हाइड्रोजन इधर। क्या ये सही है? चलिए तो हम ये बोल सकते हैं कि सिंस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन number of atoms remain conserved। so इतना समझ में आ गया कि एक रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स क्या रहता है, कंजर्व्ड। अब देखो इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे। क्या करेंगे? फायदा उठाएंगे। अगर किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व्ड रहते हैं
तो हम ये भी बोल सकते हैं कि उन एटम्स के मोल्स भी क्या रहेंगे, कंजर्व। बहुत ध्यान से देखना। आप देखो, बताओ मुझे, बताओ इस मॉलिक्यूल के यहाँ कितने मोल काम में आ रहे हैं, 1 मोल, ठीक। अच्छा बताओ इसके 1 मोल में कार्बन के कितने मोल्स होंगे, 5 मोल्स, सही क्या? यानी यहां रिएक्टेंट साइड में अगर देखो कार्बन और कहीं नहीं है, यहीं पे है, और मेरे पास कार्बन के 5 मोल्स हैं या नहीं, है ना? अच्छा तो इधर आओ, इधर बताओ इधर कार्बन के कितने मोल्स हैं। देखो CO2 में कार्बन का 1 मोल है, लेकिन आपके पास CO2 टोटल कितनी है, 5। तो देखो यहाँ कार्बन के भी कितने मोल्स हैं, 5 मोल है? अगर आप देखें हाइड्रोजन, बताओ यहाँ हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, 12 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं आपके पास। यहाँ बताओ यहाँ कितने हैं, यहाँ पर भी 12 मोल हाइड्रोजन एटम्स है। अगर आप ऑक्सीजन गिनो 8 2 16, आपके पास 16 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं, और यहाँ आप गिनो 5 2 10 + 6, इधर भी आपके 16 मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं, है ना? इसका मतलब क्योंकि रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व्ड है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि उन एटम्स के मोल्स भी हमेशा क्या रहेंगे, कंजर्व्ड। और इसी के ऊपर काम करती है हमारी POAC। अगर मैं इस चीज को लिखना चाहूं तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। हमने कार्बन के 5 मोल कैसे निकाले कि भाई एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन है, तो 5 × 1 मोल, सही है। बताओ अगर इसके यहाँ पे 2 मोल होते तो आप कितना लिखते, 5 × 2 मोल, तब 10 मोल कार्बन हो जाता। अगर ये यहाँ पर 3 होता तो आप कितना लिखते, 5 × 3 मोल। बोला ऐसे कैलकुलेट करते ना। तो इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे। और अब देखो ये तो आपने सीख लिया, पहले तो थ्योरेटिकल बात कि एक रिएक्शन के अंदर सिंस नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व्ड होते हैं, तो उन एटम्स के मोल्स भी क्या होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं, सही है। अब इसी चीज को हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। फिर आपको स्टेटमेंट याद बात नहीं रखना है, समझना और भूलना है। मेन चीज आपको POC लगाना आना चाहिए। सो moles of atoms will also remain conserved, ठीक। तो क्योंकि एक रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व रहते हैं, तो उन एटम्स के मोल्स भी क्या रहते हैं, कंजर्व। ये तो बस स्टेटमेंट समझ में आया तो बढ़िया, नहीं आया तो और भी बढ़िया, क्योंकि मेन चीज़ आपको POC लगानी आनी चाहिए। वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, 2-3 बार अप्लाई करेंगे ना, तो अपने आप आ जाएगी। चलिए जी, तो मैं आपके सामने फिर से रिएक्शन लिखता हूँ। लेट्स से C4H10 + O2 गिव्स CO2 + H2। एक इंपॉर्टेंट चीज, POC एक बहुत ही काम का टूल है। कब? जब आप रिएक्शन बैलेंस नहीं कर पा रहे हो और आप रिएक्शन को बैलेंस करना ही नहीं चाहते हो, तो POC लगाना बहुत यूजफुल रहता है। सही रिएक्शन है, मैं इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना चाहता, ठीक। POC हमेशा एक एटम पर लगती है। जैसे मैं इस रिएक्शन लगाऊं POAC फॉर कार्बन, बहुत ध्यान से सीखना, इसकी कोई थ्योरी नहीं है, क्योंकि एक टूल है, तो आप इस टूल को अप्लाई करना आना चाहिए। बताओ आपको यहाँ कितने कार्बन दिख रहे हैं, 4। अच्छा अगर मैं 2 कर दूं तो कितने कार्बन हो जाएंगे, नहीं 8 नहीं होंगे, 4 ही रहेंगे। POAC लगाते टाइम आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को कंसीडर नहीं करेंगे। चाहे तो इसे आप हाईलाइट करके यहाँ लिख ले, डू नॉट कंसीडर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स while applying POAC। तो POAC लगाते टाइम आप कोएफिशिएंट्स की चिंता बिल्कुल भी ना करें, है तो बढ़िया और नहीं है तो और भी बढ़िया, ठीक। तो बताओ यहाँ कितने कार्बन है, 4। तो कैसे लगाऊंगा POAC, 4 × जिस कंपाउंड में वो है उसके मोल्स लिख दो, तो 4 × मोल्स ऑफ C4H10। अभी हम रिएक्टेंट साइड देख रहे हैं। बताओ क्या यहाँ कार्बन है, नहीं है ना, इक्वल टू यहाँ कार्बन है कितना है, 1। तो क्या लिखोगे, 1 × मोल्स ऑफ CO2। बताओ क्या यहाँ कार्बन है, नहीं ना, बस ये हो गई कार्बन के लिए POAC। अब देखो फायदा क्या, अगर आपको ये दिया है और ये पूछा है तो भाड़ में गई बैलेंसिंग, मुझे रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत है ही नहीं। मैं इसके मोल्स और इसके मोल्स, दो ऐसे कंपाउंड जिसमें एक कॉमन एटम हो, उनके मोल्स को आप डायरेक्टली POAC से क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। देखो आगे चलो, POAC लगाते हैं हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। बताओ यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 10। तो 10 × क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ C4H10, तो शुड बी इक्वल टू, तो अब यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2। तो 2 × क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ H2। सही है।
देखिए सेम इसी तरह, ये तो लिख लिया होगा ना आपने। इसी तरह देखो हम ऑक्सीजन के ऊपर पीओसी लगा सकते हैं। किसके ऊपर लगा सकते हैं? ऑक्सीजन के ऊपर पीओसी लगा सकते हैं। तो अगर मैं ऑक्सीजन के ऊपर पीओसी लगाऊं तो बताओ ऑक्सीजन के लिए पीओसी क्या बनेगी? यहाँ कितना ऑक्सीजन? एक भी नहीं है। यहाँ कितना है? 2। तो आप क्या लिखोगे? 2 इंटू मोल्स ऑफ O2 शुड बी इक्वल टू, यहाँ कितना है? 2, तो 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2 प्लस ये कितना है? 1, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ H2। जी हाँ, जहां जहां ऑक्सीजन दिखते जाएं उन सबके मॉलिक्यूल्स को आप क्या करते हैं? ऐड, क्योंकि जो ऑक्सीजन यहां से चला उसका कुछ पार्ट यहां पर भी है, कुछ पार्ट यहां पर भी है, तो टोटल बैलेंस करोगे तो इधर का ऑक्सीजन शुड बी इक्वल टू इधर का ऑक्सीजन। बोलो कर सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी गिवन रिएक्शन के ऊपर पीओसी लगा सकते हैं। अब इस पीओसी लगाने आने के अपने पास बहुत सारे फायदे हैं। देखिए सामने एक बार एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है आपका? आपको याद होगा मैंने आपको स्टोइकियोमेट्री में क्वेश्चन करवाया था कि कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 गैस obtained by the combustion of 570 ग्राम ऑक्टेन। तो 570 ग्राम ऑक्टेन के कंबस्टन से जितनी CO2 मिलेगी आपको CO2 का मास कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखें कैसे करेंगे। ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या था? C8H18, सही है। इसको आपने O2 के साथ बर्न किया था और क्या बनाया था? CO2 प्लस H2। एक तरीका हमने देख लिया था, हमने रिएक्शन को बैलेंस किया था, CO2 के मोल्स निकाले थे और उससे हमारा मास आया था 1.76 kg। कितना आया था? 1.76 kg। अब देखो उसी क्वेश्चन को दोबारा से हम करते हैं पीओसी से। देखना पीओसी कब लगानी चाहिए। आपसे जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है और जो आपसे पूछा गया है, अगर उन दोनों के बीच में एक एटम कॉमन हो और वो एटम किसी और के पास ना हो तो पीओसी इज द बेस्ट टूल टू सॉल्व क्वेश्चन। मतलब ये और ये देखो, इन दोनों में कार्बन कॉमन है और कार्बन किसी और के पास नहीं है, तो जो दिया है और जो पूछा है, अगर उनके बीच में एक ऐसा आइटम है जो कहीं और नहीं है तो आप पीओसी लगाओ, आपको फटाफट आंसर्स मिलेंगे। तो देखिए मैं यहां पर लगाता हूं POAC फॉर कार्बन। बताओ इधर कितना कार्बन है? 8। तो आप क्या लिखोगे? 8 इंटू मोल्स ऑफ C8H18। दिस शुड बी इक्वल टू, यहां क्या बनेगा बताओ? 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2 होगा। तो 8 इंटू बताओ मोल्स ऑफ C8H18 कितने हो गए? 570/114। दिस शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2। यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो मोल्स ऑफ CO2 कितना आएगा? 40। देखो ये इसको 5 टाइम्स उड़ाएगा। अगर मोल्स ऑफ CO2 40 है तो बताओ मास ऑफ CO2 कितना आएगा? 40 इंटू 44, दैट इज 1760 ग्राम एंड इट वुड बी 1.76 किलोग्राम्स। और ये आपका करेक्ट आंसर। तो देखो एक लाइन में, ये तो मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं आपको, वरना क्वेश्चन तो एक लाइन में वर्बली ही सॉल्व हो चुका है। अब आप ध्यान दें, अगर यहां पर मान लो 2 और यहां पर 3 होता, सबको कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो। स्टोइकियोमेट्री लगाते टाइम हम कोएफिशिएंट्स को पीओसी लगाते टाइम हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स की चिंता नहीं करते हैं। तो एक और काम की चीज, आपको यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये टूल मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि अभी हम आगे चलकर सीक्वेंशियल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। कभी कभी वहां पर आप पीओसी लगा सकते हो। और आप एक और टॉपिक पढ़ोगे, दैट इज कॉल्ड यूडियोमेट्री। क्या? यूडियोमेट्री। यूडियोमेट्री में पीओसी का बहुत यूज है, इसलिए भी आपको ये बहुत अच्छे से अप्लाई करनी आनी चाहिए। आई बात समझ में? चलिए, तो ये सब आप कॉपी कीजिए और आपने कॉपी कर ही लिया होगा मेरे हिसाब से। ये मेरी तरफ से आपके लिए क्वेश्चन है, ये प्योर पीओसी का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। अब देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये प्योर पीओसी का एप्लीकेशन, इसमें और कुछ लग ही नहीं सकता है। ठीक है, ध्यान से सुने। आपने कंपाउंड लिया K2CO3, ठीक है, और इसका मास लिया आपने 55.2 ग्राम्स। इसका मोलर मास निकाल लो। 39 इंटू 2 78, 78 प्लस ये होता है 60,
तो इसका मोलर मास आपको मिल जाएगा 138 ग्राम्स। तो देखो आप इसके मोल्स निकाल सकते हो। ये कह रहा है इसकी रिएक्शन से पता नहीं किस किस रिएजेंट से करो, इट इज रिएक्टेड बाय सीरीज ऑफ रिएक्टेंट्स टू कन्वर्ट। एक इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट दी जाती है ऐसे क्वेश्चंस में, कह रहा है कि ऑल द कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू दिस प्रोडक्ट K2ZN3 FeCN6 मतलब अब उसने क्या बोल दिया है कि यहां का जितना भी कार्बन था वो सारा का सारा कार्बन इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है ना। तो अब आप कह सकते हो कि मतलब कार्बन एटम कहीं और नहीं गया, तो इसके और इसके बीच में सिंस कार्बन एटम कंजर्व्ड है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो POAC फॉर कार्बन कर सकते हैं। बताओ यहां कितना कार्बन है 1, तो 1 इंटू क्या लिखोगे मास अपॉन मोलर मास, इसके मोल्स। दिस शुड बी इक्वल टू यहां कितने कार्बन है 6 2 12, तो 12 इंटू इस कंपाउंड का मास आपको निकालना है और इसका मोलर मास कितना है 698। बस इसके बाद तो हमें कैलकुलेशन करनी है। समझ रहे हैं इस चीज को? तो ये है आपका POAC, एक बहुत ही पावरफुल टूल है, बस इसे आपको ठीक से अप्लाई करना है। चलो मैं आपको एक चीज बताऊं, एक बार आपने टूल सीख लिया, अभी हम आगे यूज भी करेंगे, मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। बाकी धीरे धीरे आप अपने कॉमन सेंस से सीखते हुए चलोगे कि कहाँ POAC अप्लाई करनी है, कहाँ POAC अप्लाई नहीं करनी है। ठीक है, एक चीज आपको पक्का ध्यान रखनी है, अगर दो कंपाउंड्स जो दिया है और जो पूछा उनके बीच में एक ऐसा आइटम है जो कहीं और नहीं है, तो वहां POAC सबसे बढ़िया काम करता है, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन भी किया। चलिए, तो ये था अपना एक छोटा सा मैथमेटिकल टूल, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है मेरा डस्टर रह गया था भाई, चिंता ना करें। ये जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है मिक्सचर एनालिसिस, सॉरी सीक्वेंशियल और सीरीज रिएक्शन। मिक्सचर एनालिसिस तो हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए अपना अगला टॉपिक सीक्वेंशियल और सीरीज रिएक्शन। यहाँ पे देखो आपको नाम से पता लग रहा है सीक्वेंस में रिएक्शंस होंगी। सीक्वेंशियल रिएक्शन में क्या बोलते, किनको बोलते हैं? देखो जब एक रिएक्शन में कुछ प्रोडक्ट बना A गिव्स B प्लस C, ये B फर्दर किसी और से रिएक्ट करके क्या बना दे E, और ये E फर्दर G से क्या बना दे F, EFG है थोड़ी सी लोचा हो गया। खैर, तो देखें इस तरह के रिएक्शंस को हम सीरीज रिएक्शन बोलते हैं, जहां पर एक रिएक्शन का प्रोडक्ट अगली रिएक्शन में रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा हो। ये रिएक्शन इस पर डिपेंड कर रही है, ये रिएक्शन इस पर। अगर ये रिएक्शन रुक गई तो ये दोनों रिएक्शन भी रुक जाएंगी, ये रिएक्शन रुक गई तो ये चलती रहेगी, लेकिन ये रिएक्शन रुक जाएगी। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो ऐसी रिएक्शन जो आपस में कनेक्टेड होती है उन्हें हम सीरीज और सीक्वेंशियल रिएक्शंस बोलते हैं। इनकी कोई थ्योरी नहीं है, आपको बेसिकली इनके पर क्वेश्चन से डील करना चाहिए। आपको यहाँ पर किसी का भी मास दे देगा, मान लो A का मास देकर G का मास पूछ लेगा, A का मास देकर E का मास पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो वो सारे केसेस से आपको यहाँ पर बस डील करना आना चाहिए। बहुत ही आसान है, आप देखते चले। दिखने में आपको जितनी बड़ी दिखेंगी रिएक्शंस, एक्चुअली ये रिएक्शंस क्या होती हैं उतनी ही छोटी होती जाती हैं। सही है, तो आओ शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन के साथ। देखें ये एक रिएक्शन है, Cl2 plus 2KOH gives KCl plus KClO plus H2O। ठीक है, अगली रिएक्शन है KClO कन्वर्ट हो रहा है KCl plus KClO3 के अंदर। ठीक, और उसके अगली रिएक्शन है KClO3 फिर से जा रहा है KCl plus 2KClO4 में। इसको आप बैलेंस करें, ठीक से बैलेंस नहीं की हुई है। दिस वुड बी 4KClO3, ये बनेगा 12 है ना ऑक्सीजन। इसको आप एक काम करो 3KClO4 कर लो, 12 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन 4KCl 4KCl। ठीक है, ये आपकी बैलेंस रिएक्शन में स्प्रिंट हो गया इसके अंदर। तो ये तीन रिएक्शंस आपको दी हुई हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शंस हैं। और आपसे क्या क्या पूछ रहा है? पहला, कैलकुलेट द मास ऑफ KClO4 प्रोड्यूस्ड व्हेन 568 ग्राम Cl2 इज यूज्ड। सेकंड, व्हाट मास ऑफ KCl एंड KClO3 आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और what mass of Cl2 is required to produce 69.25 ग्राम KClO4। तो तीन चीजें आपको यहां पर बतानी है, तीनों पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। आइए डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम रिएक्शंस को लिख ले थोड़ा सा स्पेस देकर। तो
Cl2 प्लस 2KOH, ये क्या बना रहा है, KCl प्लस KClO प्लस H2। ठीक, दूसरा ये जो KClO बना वो क्या बनाएगा, KCl प्लस KClO3। ठीक, और लास्ट में जो आपका 4KClO3 है ये क्या बनाएगा, KCl प्लस 3KClO4। अच्छा, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आउट तो नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब आप ध्यान से देखना, पहला पार्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ KClO4 प्रोड्यूस्ड व्हेन 568 ग्राम Cl2 इज यूज्ड। आप क्या किया करो, उसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर मैं आपको एक ही तरीका बताता हूँ। थोड़ा सा, क्योंकि आपने स्टोइकियोमेट्री सीख ली, थोड़ा तेज भी आप मूव कर सकते हैं। पहले तो रिएक्शंस को बैलेंस कर लो। तो देखो हमारी रिएक्शन सारी बैलेंस्ड है, नहीं ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। देखो ये है KClO, ये बना रहा है KCl प्लस KClO3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3KClO gives 2KCl प्लस KClO3। सही ना। चलिए चेक करें, हो सकता है कुछ रिएक्शन बैलेंस दी हो सकता है एक भी रिएक्शन बैलेंस करके ना दी हुई हो। ठीक है, तो पहले सबसे पहला काम आप इन रिएक्शंस को बैलेंस कर लो। इधर क्या बनेगा, 4KClO3 gives KCl प्लस 3KClO4। अब इसको करने के दो तरीके मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना। पहले तो आप निकाल लो क्लोरीन के मोल्स, तो 568 अपॉन क्लोरीन का मोलर मास हो गया 71, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है 8 मोल। ठीक है, एक तरीका तो क्या है, सिंपल सिंपल चलते चलो। सिंपल सिंपल कैसे, ध्यान से देखना। यहां मैंने शुरू किया है 8 मोल क्लोरीन से, सारी चीज दिमाग से निकाल दो। अभी यहाँ पे फोकस करो, बताओ 1 मोल Cl2, मैं उसको देखूंगा जो आगे काम में आ रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है अपनी, बिल्कुल सही है, बैलेंस्ड है। तो आप देखो 1 मोल Cl2 से 1 मोल KClO बन रहा है, बताओ 8 मोल से कितना बनेगा, 8 मोल ही बनेगा, और यही 8 मोल आगे काम में आएगा। सही है। अब ध्यान देना, ऐसा मत कर देना यहाँ 8 है तो यहाँ पे आपने 8 × 3 24 कर दिया, नहीं 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 नहीं, यहाँ कितना बना, 8 मोल बना, तो 8 मोल ही काम में आएगा। लेकिन अब इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री बदल चुकी है। अब आप देखो इसके 3 मोल से कितना KClO3 बनता है, 1 मोल। तो अब मैं डायरेक्ट चीज सिखा दी ना आपको, ये निकालना है ना, इसका कोफिशिएंट अपॉन उसका कोफिशिएंट इनटू उसके मोल्स, 8/3 मोल बन गया। यही 8/3 मोल यहां पर आगे काम में आएगा। बताओ इससे कितना, क्या बताना आपको, KClO4 बताना है। तो 4 से 3 बन रहा है ना, तो ये अगर आपको निकालना है तो इसका कोएफिशिएंट अपॉन उसका कोएफिशिएंट इनटू इसके मोल्स। देखो 3 से 3 गया, 2 गया, आपको मिलेगा 2 मोल KClO4। तो 2 मोल का मास निकालो, तो 2 इंटू इसका मोलर मास, देखो KClO3 होता है 122.5, है ना, KClO3, उसमें आप एक ऑक्सीजन और जोड़ दो तो 138.5। तो ये आपको मिल जाएगा 277 ग्राम। ये हो गया आपका क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, आपस में रिलेट करते हुए चलना है बस। ठीक है, समझ में आ गया। इसका एक और तरीका है, आप चाहो तो सारी रिएक्शंस को ऐड भी कर सकते हो। ठीक, तो ये तो था मेथड नंबर 1। वैसे मैं आपको मेथड 1 ही रिकमेंड करूंगा, बट कभी कभी आपके मेथड 2 भी काम में आता है, इसलिए आपको सेकंड मेथड से भी देख लेना चाहिए। सेकंड मेथड क्या है, आप इन रिएक्शंस को ऐड करो। अब जब आप रिएक्शंस को ऐड कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे, तो आपको ध्यान रखना है ये जो स्पीसीज है जो आगे काम में आ रही है, इनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट्स। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट्स आपस में कैंसिल होने चाहिए। देखो अपोजिट साइड है ना, जब ऐड करोगे तो ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको, लेकिन सिर्फ तब जब दोनों के कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, सेम। तो आप बैलेंसिंग ऐसे ही करोगे, यहां से शुरू करो, ये 4KClO3 है ना, तो यहां पर भी 4KClO3 होना चाहिए। तो देखो आप रिएक्शन को क्या लिखोगे, पहले सबसे थर्ड रिएक्शन लिख लेते हैं, 4KClO3 gives KCl प्लस 3KClO4। ये मेथड आप अपने आप ही यूज नहीं करोगे क्योंकि थोड़ा सा ये लेंदी होता है, पहले आपको रिएक्शंस बैलेंस करनी पड़ेंगी, बट फिर भी आना चाहिए, कहीं कहीं ये यूज में आता है। दूसरा, अब यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, तो अब इस रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, 12KClO gives 8KCl प्लस 4KClO3। सही है।
अब अगर ये 12 है तो ये भी 12 होना चाहिए, तो फिर उस पूरी रिएक्शन को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो रिएक्शन बन जाएगी 12Cl2 प्लस 24 KOH gives 12 KCl प्लस 12 KClO प्लस 12 H2। अब आप देखें, आप इन तीनों रिएक्शंस को ऐड करें तो जैसे ही ऐड करोगे ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, बताओ नेट रिएक्शन क्या बनेगी 12Cl2 प्लस 24 KOH gives क्या बनाएगा देखो 12 प्लस 8 20 प्लस 1 21 KCl प्लस 3 KClO4 प्लस 12 H2। सही है। अब आप देखो मेरे पास Cl2 के 8 मोल्स हैं, तो Cl2 से KClO4 कितना बनेगा ये निकालना है, तो इसका कोएफिशिएंट अपॉन Cl2 का कोएफिशिएंट इनटू उसके मोल्स, फिर से आपको मिल जाएगा 2 मोल KClO4 जिसका मास आएगा 277 ग्राम्स। सही है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड सबसे बेस्ट रहता है। फटाफट अभी तो क्या सिखाया मैंने आपको, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस करोगे तो अब खटाखट रिलेट करना शुरू करते हैं, इससे ये इससे ये इससे ये और ये आगे आंसर। सही है। चलिए, तो बता मैंने आपको दोनों मेथड दिए, एक बार आप कॉपी कर लो, फिर हम इसका सेकंड पार्ट भी और थर्ड पार्ट भी सॉल्व करेंगे, लेकिन अब हम सिर्फ इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। सही है। चलिए कॉपी कीजिए। चलो अब मूव करते हैं, देखो इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। तो आपको सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, तो उसके लिए क्या करना है, व्हाट मास ऑफ KCl एंड KClO3 इज प्रोड्यूस्ड। अब ध्यान से देखें, आपको ये देखना पड़ेगा, दोनों अलग अलग पार्ट है ना, सेम पार्ट नहीं है। तो KCl यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है। ठीक, वैसे KCl कैलकुलेट करने सबसे बढ़िया तरीका था जो मैंने रिएक्शंस को ऐड किया था। ठीक है, तो आपने अगर ध्यान दिया हो, हमारे पास बैलेंस रिएक्शन में Cl2 का कोएफिशिएंट था 12 और देखो इसको मल्टीप्लाई किया था 4 8 12 और KCl का था 21। तो देखो 8 मोल है आपके पास ये, तो 21/12 इंटू 8 इंटू इसका मोलर मास 74.5 ग्राम। यहां से आप सारा KCl निकाल सकते हो जितना भी बना, क्योंकि जो भी बना सब कुछ ऐड होके यहां आ चुका है। तो ऐसे केसेस में या तो आप अलग अलग कैलकुलेट करो, है ना, या फिर क्या करो, पूरी रिएक्शन को ऐड करो और डायरेक्ट आप सारा KCl कैलकुलेट कर सकते हो। सेम चीज आप KClO3 की नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि KClO3 इंटरमीडिएट है, ये यहाँ के बाद तो कंज्यूम हो रहा है, तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो इसको आपको अलग अलग करना पड़ेगा। तो फिर से वही कहानी, 8 मोल से ये बनेगा 8 मोल, इसी का 8 मोल आगे काम में आएगा। अब आपको ये निकालना है, तो देखो 3 से बन रहा है 1, 1 से बनेगा 1/3 इंटू 8 बस, और यहीं इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको मिल गया कि कितना KClO3 फॉर्म होगा। कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है, सिंपल मोल से मोल को रिलेट करना है और आपको अपने आंसर्स कैलकुलेट करने। देखिए थर्ड पार्ट उल्टा करना है। चलो उल्टा करना है तो हम रिएक्शन को एक और बार लिख लेते हैं और फिर इसको उल्टा करते हैं। देखो क्या होगा, ये वाला केस है। अब आपको Cl2 बतानी है, तो Cl2 प्लस 2 KOH, बताओ रिएक्शन क्या बनेगी, KCl प्लस KClO प्लस H2। दूसरा, ये जो KClO बना ये क्या बनाएगा, KCl प्लस KClO3, और फिर जो KClO3 बना वो और क्या बनाएगा, KCl प्लस KClO4। ठीक है, तो बैलेंस हमने कर लिए रिएक्शन सारी, 3 KCl, ये 2 KCl, ये 4 KClO3 और ये 3 KClO4। अब आपको इसका मास दिया है, तो देखो इसका 69.25 ग्राम है, अपॉन इसका मोलर मास आता है 138.5, यानी इसका हाफ मोल हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास 0.5 मोल है। अब आपको यहां से यहां पहुंचना है, तो शुरू हो जाओ। 3 के लिए कितना चाहिए, 4, तो देखो इसके लिए कितना चाहिए होगा, 4/3 इंटू 0.5। सही है, ये कहां से आया होगा, ऊपर से, तो यहां पर इतना भी ये कितना ही रहा होगा, 4/3 इंटू 0.5। अब इसके 4/3 0.5 से कितना बनेगा, तो 1 से बनता है 3, इतने से बन जाएगा 4/3 इंटू 0.5 इंटू 3, दैट इज 2 मोल।
तो ये आपको 2 मोल KClO मिलेगा। ये 2 मोल KClO ऊपर से काम में आया होगा और इसका 2 मोल बनाने के लिए Cl2 भी कितना काम में आया होगा, 2 मोल। बस 2 मोल Cl2 का मास निकाल लो तो 2 × 71 दैट इज 142 ग्राम्स। कर सकते हैं। अब बताओ क्या किया मैंने, इसके मोल्स निकाल लिए। 3 मोल के लिए 4, 1 के लिए 4/3, 0.5 के लिए 0.5। फिर यही काम ऊपर से आएंगे सारे मोल्स। 1 के लिए 3 तो इतने के लिए × 3 2 मोल्स आ गया। ये 2 मोल्स ऊपर से आए होंगे। कोएफिशिएंट की यहां से यहां आ रहे जा रहे तो कोएफिशिएंट नहीं देखना, जितना मोल यहां बना वो सब ऊपर से आया होगा। निकाल लो, आप Cl2 कैलकुलेट कर सकते हैं। कर सकते हैं, बोलो समझ में आ रहा है। चलिए ये चीज ठीक है ना। अभी आपको ना एक और आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा बहुत काम का, पर वो हर जगह वैलिड नहीं होता, इसलिए उसको यहाँ कॉमन नहीं बना रहे। अच्छा, अब इसी में एक और वैरायटी आ जाती है, मैं इसी क्वेश्चन समझा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन फिर आप प्रैक्टिस की फॉर्म में करना। क्या है, कई बार आपको ऐसे लिख के दे देगा, यहाँ लिख देगा 50%, यहाँ पर 80% और यहाँ पर 90%। ठीक है, अब मैं वापस से फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रिएक्शन की जो यील्ड है वो 50% है, सेकंड रिएक्शन की जो यील्ड है वो 80% है और थर्ड रिएक्शन की जो यील्ड है वो 90% है। बताओ कितना KClO4 प्रोड्यूस्ड होगा इतनी Cl2 से। तो कुछ करना ही नहीं है, क्या आपको कुछ करना ही नहीं है। हाँ, ये आंसर निकाल लोगे ना। बस ये जो आपका आंसर आया लास्ट में, इसे आप सारी यील्ड से मल्टीप्लाई कर देना, 0.5 × 0.8 × 0.9। हाँ, क्वेश्चन खत्म। बस इतना ही करना है। अगर आपको यील्ड्स दी हुई हैं, कुछ मत करो, नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो और लास्ट स्टेप में सारी यील्ड से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, क्योंकि आप रिएक्टेंट से क्या निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट। हाँ, क्योंकि यहां आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकाल रहे हो, तो जो लास्ट आंसर आपका आए, इस आंसर को आप डिवाइड कर दें सारी यील्ड से, यानी 0.5 × 0.8 × 0.9। क्या आप ये कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं। तो यही थी सीक्वेंशियल रिएक्शंस और इनसे डील करने का तरीका। अब आपको ये देखने में बहुत बड़े लगेंगे, डिफिकल्ट भी लगेंगे, लेकिन अगर आप एक बार डिटरमाइन करके इनके क्वेश्चंस करना शुरू कर दें, 5 से 7 क्वेश्चन लाइन से कर लो बस आप इसके, फिर आपको इस टॉपिक में कभी दोबारा दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ये आसान होता है। दिखने में ये बड़ा और लेंदी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली आसान होता है अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हुए चलेंगे। दुनिया में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, कोई आपको फैक्टर लेवल मेथड बताएगा, मैं नाम बता रहा हूँ पर ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि वो उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। सिंपल रखो चीज़ों को, इसके मोल, इससे इसके मोल, इससे इसके मोल और आंसर कर सकते हैं ना। चलिए, तो ये थी अपनी सीरीज और सीक्वेंशियल रिएक्शंस जो मैंने आपको डील करना सिखाया। परसेंट यील्ड का केस ध्यान रखें, अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो लास्ट स्टेप में सारी यील्ड से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकाल रहे हो तो यील्ड से डिवाइड कर दें। इसका सेकंड पार्ट, अगर आपको KClO3 निकालना था, KClO3, तो यहां से यहां तक आते, यहां से यहां तक, ये आंसर आ गया। अब यहां पर कौन कौन सी यील्ड काम में आ रही है, 50 और 80, तो इसको आप 0.5 और 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे हो? ये KCl निकाला था ना हमने, तो KCl तो सारी रिएक्शंस के लिए काम में आएगा, तो जो KCl का आंसर आ रहा था उसको भी सारी यील्ड से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको अपने आप अपना आंसर मिल जाएगा। सही है। चलिए, तो ये था मेरी तरफ से सीरीज और सीक्वेंशियल रिएक्शंस। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और अब आज के लिए हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, इतना ही पढ़ रहे हैं। आपको एक क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ, सेम इसी पैटर्न के ऊपर, रिएक्शन भी मैंने आपको बैलेंस करके दी है, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, एक काम। दूसरा, जो आपके पास DPP में सीरीज और सीक्वेंशियल रिएक्शन के क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें ट्राई कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास हम मिलते हैं, पहले हम इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करेंगे, इसके बाद 1-2 वैरायटी और करेंगे इसी के ऊपर बेस्ड, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।